हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। तो स्टूडेंट्स, करंटली हमारा चैप्टर 1 चल रहा है जो कि सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, इसका डीपली कॉन्सेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर सर्किट है जिसमें केवल एक ही ट्रांजिस्टर स्टेज कनेक्ट होती है। और ये भी बताया गया था कि आप जरूरी नहीं है ट्रांजिस्टर बीजेटी ही कनेक्ट करें, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, कोई भी ट्रांजिस्टर आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। बट मतलब इतना है कि केवल ऐसा एम्पलीफायर सर्किट जिसमें एक ही ट्रांजिस्टर स्टेज कनेक्टेड हो वो कहलाता है आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट। लेकिन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट में क्या होता है, गेन जो होता है सर्किट का वो काफी कम होता है, जबकि एम्पलीफायर एक अच्छा बेहतर एम्पलीफायर वो माना जाता है बच्चों जिसमें गेन बहुत अच्छा हो, यानी हाई गेन हमें चाहिए होता है। तो हाई गेन अचीव करने के लिए, उच्च लाभ प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेजिंग करते हैं। दैट मीन्स कई सारी एम्पलीफायर स्टेज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, एम्पलीफायर का जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैंने आपको बताया था कि एम्पलीफायर के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली सीई कॉन्फ़िगरेशन में यानी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। ये सीई एम्पलीफायर जो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, या फिर पूछ लिया जाए सिंपली कि एम्पलीफायर क्या होता है, या पूछ लिया जाए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या है, तो ये सर्किट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का सर्किट है ये आपको बार बार काम आने वाला है। कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने घर पे इसकी प्रैक्टिस की होगी बनाने की, क्योंकि सर्किट बेहद काम आने वाला है। ये आपको काम आएगा जब अगर आपसे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का क्वेश्चन पूछा तो भी काम आएगा, अगर आपसे पूछा गया सीई एम्पलीफायर को समझाइए तो भी काम आएगा, आपसे पूछा जाए कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, टू स्टेज एम्पलीफायर आपको बनाना हो तो भी इसमें काम आएगा। कपलिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप क्या करेंगे, एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर स्टेज को दूसरी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर स्टेज से कनेक्ट करेंगे। तो अगर आपको सिंगल स्टेज बनाना नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है मल्टी स्टेज बनाने में आपको परेशानी होगी और कपलिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी आपको मुश्किल आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, स्ट्रांगली सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो सर्किट है यानी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट जो है उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए बनाने की, ताकि आपको सर्किट डीपली आपके दिमाग में वो बैठ जाए और आप बिना देखे बहुत आसानी से उस सर्किट को बना सके। बट वो बेटा पॉसिबल तभी होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सिंपली कुछ नहीं है, कई बार हम बता चुके हैं, एक ट्रांजिस्टर होगा है और फिर आप क्या करेंगे, कलेक्टर एमिटर में रेजिस्टेंस लगाएंगे, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग लगाएंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आप ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, बेस से इनपुट देंगे, एमिटर को कॉमन रखेंगे, कलेक्टर से आउटपुट लेंगे। तो बहुत आसान सा हमने कई बार इसको बता दिया कि कैसे कैसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या काम होता है। तो अगर एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट आपको समझना है या समझाना है, दोनों ही सूरत में, यानी अगर आपको समझना है कि एम्पलीफायर्स कैसे काम करते हैं तो भी आप सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को समझिए, प्लस अगर क्वेश्चन ही आ जाता है आपको एग्जामिनर को समझाना है कॉपी में लिख के कि एम्पलीफायर कैसे वर्क करते हैं या व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, तो आपको क्या करना है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को ही समझाना है। ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकली जो हम एम्पलीफायर यूज करते हैं वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर नहीं होते, मैंने बताया, क्योंकि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो बहुत कम होता है। बट एक बेहतर एम्पलीफायर सर्किट वो होगा जिसमें हमें ज़्यादा गेन मिले। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा गेन लेने के लिए क्या करते हैं, मल्टी स्टेजिंग करते हैं। तो व्यवहारिक रूप से या प्रैक्टिकली जो एम्पलीफायर्स होते हैं दैट आर दी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेजिंग हम क्यों करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि मल्टी स्टेजिंग करने के लिए, यानी जब एक स्टेज को हम दूसरी स्टेज से कनेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या क्या होती है, पहला तो ये कि आपको एक ऐसी डिवाइस चाहिए या ऐसी कोई सर्किटरी चाहिए जो कि एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कनेक्ट कर दे। तो पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी यही होगी, यानी पहला उद्देश्य आपका हो गया टू कनेक्ट अ स्टेज टू दी अनदर स्टेज। लेकिन दूसरा एक और जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि जो हमारी डीसी सप्लाई है यानी जो बाइसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमारी दूसरी स्टेज को प्रभावित ना करे, यानी किसी एक एम्पलीफायर स्टेज की बाइसिंग दूसरी एम्पलीफायर स्टेज की बाइसिंग को प्रभावित ना करे। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं बताया था, वो है इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस मैचिंग क्या है कि एक एम्पलीफायर सर्किट जो होता है उसकी कुछ अपनी टोटल इम्पिडेंस होती है। टोटल इम्पिडेंस आप जानते हैं इम्पिडेंस का फॉर्मूला, यानी इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव इफेक्ट की वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस होता है किसी ऐसी सर्किट में वो कहलाता है हमारा इम्पिडेंस।
तो जब एक स्टेज को आप दूसरी स्टेज से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है कि दोनों स्टेज में इम्पीडेंस मैचिंग होनी चाहिए। अगर इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होगी, यानी प्रॉपरली उनका इम्पीडेंस मैच नहीं होगा, यानी पहले वाले स्टेज की आउटपुट इम्पीडेंस दूसरे वाले स्टेज की इनपुट इम्पीडेंस से मैच नहीं करेगी, तो आपके एम्पलीफायर स्टेज का गेन जो है यानी उसकी आउटपुट जो है वो प्रभावित हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिव है यहाँ पर। तो पहला तो हमें क्या चाहिए, कपलिंग डिवाइस चाहिए। क्यों चाहिए? पहला पॉइंट, ताकि हम एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कनेक्ट कर लें। दूसरा हमें चाहिए कि जो हमारे पहले स्टेज की डीसी बायस है या डीसी सप्लाई है वो दूसरे स्टेज के डीसी बायस को प्रभावित ना करे, दूसरी स्टेज के इनपुट पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। तीसरा, इम्पीडेंस मैचिंग। तो हम जो कपलिंग सर्किट चूज करते हैं, ऐसा कपलिंग सर्किट चूज करते हैं जो क्या हो, अच्छे से एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कपल कर दे और डीसी बायसिंग को आइसोलेट कर दे, यानी डीसी सप्लाई को आइसोलेट कर सके और प्लस इम्पीडेंस मैचिंग भी प्रोवाइड करा सके। साथ साथ और छोटे मोटे जो हमारे जनरल एक्सपेक्टेशन किसी सर्किट को लेके होते हैं वो तो होंगे ही। जैसे आप चाहेंगे सर्किट क्या हो, सस्ता हो, चीप इन कॉस्ट हो। इकोनॉमिक कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि जो भी सर्किटरी आप बनाएं वो कैसी हो, चीप इन कॉस्ट हो, यानी मूल्य में बहुत सस्ती हो। दूसरा, आप चाहते हैं सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, बड़ा ना हो, सर्किट का साइज जो है वो बहुत बड़ा ना हो, छोटा साइज हो, आकार में छोटा हो। तो ये तो सिंपल कंसिडरेशन हमारी सर्किट को लेकर होती है। तो कपलिंग मेथड जो है मल्टी स्टेजिंग में जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, वो 3 तरह के कपलिंग मेथड हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने बताया था पहला हमारा आरसी कपलिंग। वो क्यों बताया था? क्योंकि कपलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, जो डीसी सप्लाई को आइसोलेट करने वाली बात थी, यानी एक स्टेज से दूसरी स्टेज की डीसी को आइसोलेट करने का जो ये मुद्दा है, वो उसमें सबसे जो कारगर होता है वो होता है कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर दोनों ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि केवल एसी सप्लाई पे काम करते हैं, डीसी पर नहीं। एसी सप्लाई पे किस तरह से काम करते हैं और डीसी पे किस तरीके से काम नहीं करते। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करता है, वो काम करता है केवल वोल्टेज वेरिएशन पर, यानी इफ वोल्टेज इज वेरिंग देन इट विल कम इनटू द इफेक्ट। अगर वोल्टेज वेरी करेगी तभी इफेक्ट में आएगा, प्रभाव में आएगा, वरना नहीं। क्यों? क्योंकि जब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होती है तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली वेरी करता है, जबकि डीसी के केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, इसी वजह से एसी को तो क्या कर देता है, पास कर देता है, बट डीसी को ब्लॉक करता है। इधर बात करें अपने ट्रांसफार्मर की, हिंदी में जिसे परिणामित्र भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये फैराडे के इंडक्शन लॉ पे काम करता है। इंडक्शन इफेक्ट क्या कहता है कि जब, आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा ये, कि जब ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होगा जब फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। यानी फ्लक्स अगर वेरिएबल है तभी ईएमएफ सेटअप होता है। तो फ्लक्स वेरिएबल होने की 2 कंडीशन होती है कि या तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर कंडक्टर, दोनों में से कोई मूवेबल हो, यानी या तो कंडक्टर मूव कर रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड मूवेबल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा फ्लक्स लेते हैं जो ऑल्टरनेटिंग नेचर का हो। तो ऑल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स किससे डेवलप होगा, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से। यानी जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है या कह लो वेरिएबल फ्लक्स जो है, परिवर्ती फ्लक्स। परिवर्ती फ्लक्स कब उत्पन्न होगा, जब क्या होगा, सप्लाई कैसी होगी, ऑल्टरनेटिंग नेचर की होगी। तो ये जो इफेक्ट काम करता है, यानी फैराडे का प्रभाव जो है, इंडक्शन इफेक्ट, ये जिसे हम कहते हैं प्रेरण प्रभाव, प्रेरण प्रभाव तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब सप्लाई कैसी हो, एसी हो। तो ट्रांसफार्मर भी केवल एसी सप्लाई पे काम करता है। ये क्वेश्चन ना कई बार इंटरव्यूज में या वाइवा में, प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है कि अगर आप ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा। जब आप ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन है वो काम नहीं करेगा, यानी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। बल्कि और उल्टा ये होगा, अगर आप कंटिन्यूस उसे डीसी सप्लाई देते रहेंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक कोर है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी और उसका मैग्नेटिक कोर जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो इसलिए कभी भी ट्रांसफार्मर को हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट ना करें, अदरवाइज आपका जो ट्रांसफार्मर है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है।
तो हमेशा ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर दोनों ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि केवल एसी सप्लाई पे काम करते हैं। तो बस यही हमें चाहिए था। हम क्या चाहते हैं कि डीसी को ब्लॉक कर दे और एसी को पास कर दे। तो इसी वजह से कपलिंग डिवाइस के रूप में कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर बहुत बेहतर माने जाते हैं। मैंने आपको बताया था 3 तरह की कपलिंग स्कीम्स हैं। आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग और तीसरा है डायरेक्ट कपलिंग, जिसको प्रत्यक्ष, हिंदी में प्रत्यक्ष, या आप इसे ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, तो 3 तरह की कपलिंग हमारी कपलिंग सर्किट्स या कह लो कपलिंग टेक्निक्स हो सकती हैं। इसमें आरसी कपलिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका सर्किट डायग्राम हम डिस्कस कर चुके, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको सिंगल स्टेज एम्पलीफायर बनाना आ रहा है तो आप 2 स्टेज का कोई भी कपलिंग डिवाइस को शो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल स्टेज बना दें, दूसरी सिंगल स्टेज बना दें और पहली वाली का आउटपुट पकड़ के दूसरी वाली के इनपुट में आपको फीड कर देना है। और पहली वाली के आउटपुट और दूसरी वाली के इनपुट के बीच में आपको क्या लगा देना है, एक कैपेसिटर लगा देना है, जिसको हम क्या कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर। क्योंकि ये जो हमारा सर्किट था आरसी कपलिंग का, इसमें हमने केवल और केवल क्या लगाया, कैपेसिटर लगे हुए थे और रेजिस्टेंस लगे हुए थे और कुछ नहीं लगा हुआ, यानी इसमें संधारित्र और प्रतिरोध ही संयोजित थे। इसलिए इस कपलिंग का नाम क्या है, आरसी कपलिंग, यानी ऐसा कपलिंग परिपथ जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, वो हमारे कहलाती है आरसी कपलिंग। क्लियर। तो आरसी कपलिंग का सर्किट जो है बहुत इजी है, पिछली क्लास में बता भी चुके। जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं करी वो उसमें ज़रूर देख लें ताकि आपको सर्किट बनाना आ जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बच्चों ये क्वेश्चन आएगा, कपलिंग का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो कपलिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही है कि आपको सर्किट बनाना आता हो। आपने थ्योरी कितनी लिखी डजेंट मैटर, आपने पैराग्राफ भर दिया, आपने पेजेस भर दिए, कॉपी भर दी, लेकिन अगर आपने सर्किट डायग्राम नहीं बनाया तो सब बेकार है, ऑल इन वेन। तो आप क्या करें, सबसे पहले जब भी थ्योरी अटेम्प्ट करें, थ्योरी के साथ डायग्राम को जरूर रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हम थ्योरी लिखते किसकी है, थ्योरी उसी टॉपिक की लिखते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई हमने ये फिगर शो किया, हमने सर्किट डायग्राम बनाया और उस सर्किट डायग्राम को ही आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी आप जो उसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हो वो विद रिस्पेक्ट टू दैट सर्किट डायग्राम ही तो करोगे ना। आप आपने सर्किट डायग्राम ही नहीं बनाया, आप हवा में थ्योरी लिख रहे हो तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सर्किट डायग्राम में प्रॉपर लेबलिंग करेंगे कि आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाए हैं, उन कंपोनेंट्स के लिए आपने क्या किस लेटर से, अल्फ़ाबेट से आप उन्हें डिनोट कर रहे हैं वो आप ज़रूर मार्क करें और थ्योरी में उसको फिर उसको एक्सप्लेन करके आप लिखें। क्लियर। इसके अलावा आरसी कपलिंग में या किसी भी कपलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पलीफायर के लिए या किसी भी कपलिंग टेक्निक के लिए, वो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व। देखिए मैंने यहाँ पर बना भी रखा है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ आरसी कपलिंग, मैं हिंदी में लिख देती हूँ। आरसी कपलिंग का आवृत्ति अनुक्रिया वक्र, ठीक है, ये हिंदी में भी लिख दिया हमने। हालांकि इसे मुझे तो कंफर्टेबल फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बोलने में लगता है, बाकी आप इसे आवृत्ति अनुक्रिया भी बोल सकते हैं, आप सभी स्वतंत्र नागरिक हैं, जो चाहे बोल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स मुझे ज़्यादा इजी लगता है तो मैं वही बोलूँगी। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर दिया है आरसी कपलिंग का। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो टर्म आई ना फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ये क्या होती है। देखिए जब हम एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर मैंने बताया था क्या करता है, ये ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स को यानी एसी जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, यानी उसकी पावर को बूस्ट करता है, बढ़ाता है ना, उसकी शक्ति का प्रवर्धन करता है। तो एसी सिग्नल्स जो होते हैं आपको पता है इनकी अपनी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, जबकि जो डीसी होते हैं उनमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती। तो एसी सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक भी हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है या मीडियम हो सकती है। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल हमारे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस एप्लीकेशन में यानी किस अनुप्रयोग के लिए आप
उस कपलिंग का यूज कर रहे हैं, यानी अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे ऑडियो एम्पलीफायर में, रेडियो एम्पलीफायर में, टीवी रिसीवर्स में, अलग अलग एप्लीकेशन में आप अलग अलग एम्पलीफायर का यूज करते हो। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होता है कि किसी एम्पलीफायर सर्किट के लिए वाइड वेराइटी ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेंज पर, यानी आवर्ती के भिन्न मानों पर, यानी आपने आवर्ती के मान ले लिए कुछ, और एम्पलीफायर का आपने क्या ले लिया, गेन। यानी यहाँ पर आपने ये जो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मैंने दिखाया है ये एफ है, इधर आपने क्या ले लिया, आवर्ती एक्स एक्सिस पे, और यहाँ आपने ले लिया इसका लाभ यानी कि गेन डीबी में। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, गेन इसका डीबी में, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है किस में होती है, हर्ट्ज में होती है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है, किसी एम्पलीफायर सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी और उसके गेन के बीच खींचा गया जो ग्राफ होता है वही क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कहलाता है। क्लियर, फिर से समझ लीजिए कि जो आप डिफरेंट सिग्नल यूज करते हैं, जो इनपुट सिग्नल होंगे, उस इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच खींचा गया जो ग्राफ होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कहलाता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व से हमें किसी एम्पलीफायर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। मैं आपको शुरुआत से एक बात लगातार बोलती आ रही हूँ कि एम्पलीफायर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गेन, यानी एक बेहतर, एक सर्वश्रेष्ठ एम्पलीफायर वो माना जाएगा जिसका गेन क्या हो, अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। तो एम्पलीफायर के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व खींचते हैं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व खींचने से हमें क्या होता है, उसके गेन के बारे में पता चलता है, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर, यानी अलग अलग आवृत्तियों पर उसका जो गेन है वो कैसा है, यानी कम आवृत्ति पर वो कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका कैसा गेन हमें मिलता है, ज़्यादा आवृत्ति पे यानी हाई फ्रीक्वेंसी पर वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितना गेन हमें मिल रहा है, मीडियम फ्रीक्वेंसी पे वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितना गेन मिल रहा है। तो हम वो रेंज चूज करते हैं, यानी उस फ्रीक्वेंसी रेंज का चुनाव करते हैं जिसमें उसका गेन क्या हो, मैक्सिमम। क्लियर, ये बात आपको अभी क्लियर हो जाएगी। हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जरा आरसी कपलिंग का डिस्कस करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व खींच दिया, किसका, आरसी कपलिंग का। तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे मैंने क्या मार्क करा, एफ, यानी ये क्या है, आवृत्ति को ले लिया, ये सिग्नल की आवृत्तियां अलग अलग आवृत्ति रेंज पे। इधर आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, गेन ले लिया, यानी जिसको हमने डिनोट किया है ए वी से। ए से मतलब है गेन और वी से मतलब है वोल्टेज, यानी वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच हमने ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये जो पोर्शन आ रहा है ना, ऐसा ग्राफ आया है, जैसे झोपड़ी के ऊपर बना होता है ना, हट के ऊपर जो बना होता है शेल्टर, इस तरीके से शेप ये हमारा आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जब हमने देखा यहाँ पे ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर गेन क्या है, कांस्टेंट। इस वाले एरिया में यहाँ से यहाँ तक के बीच गेन जो है हमारा वो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट, यानी नियत। लाभ कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ गेन मिल रही है, यानी एम्पलीफायर की जो लब्धि है या आप कह लीजिए लाभ है वो कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट। फिर इसके बाद जैसे ही हम एक इस फ्रीक्वेंसी के बाद जा रहे हैं तो फिर से गेन क्या कर रहा है, घट रहा है। यहाँ जब हमने जीरो से यहाँ पे स्टार्ट किया लोअर फ्रीक्वेंसी से तो गेन धीरे धीरे बढ़ रहा था बट कांस्टेंट नहीं था। फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या हुआ, गेन मिलना हमें शुरू हुआ और गेन की वैल्यू एक फ्रीक्वेंसी रेंज तक क्या रही, कांस्टेंट रही, नियत रही। ठीक, उसके बाद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वैल्यू के बाद फिर से गेन घटना शुरू हो गया। तो हमने इनको यहाँ मार्क कर रखा है, आप देख रहे हो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इसको हमने दिखाया लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, यानी कम आवृत्ति। यहाँ पर ये जो रेंज है लास्ट वाली ये हायर फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी बहुत हायर वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो राइट साइड होती है, और मीडियम जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है यानी मध्यम जो आवृत्तियां होती हैं वो कहाँ है, बीच में। क्लियर, फिर यहाँ पर जहाँ पर हमें गेन मिलना कांस्टेंट शुरू हो गया उस फ्रीक्वेंसी को कहा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जहाँ से फिर गेन घटना शुरू हो गया वो हमारा कहलाया ये वाला पॉइंट। यहीं पे आप देख रहे हो ना, मैं डॉटेड लाइन से नीचे इनको ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को नीचे ड्रॉ कर दिया, तो ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को FL से,
अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को FU से प्रदर्शित किया है। क्लियर? तो यहाँ हमें साफ साफ इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि गेन क्या है, मैक्सिमम भी है, प्लस क्या है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो गेन जो मिल रहा है मैक्सिमम, वो कहाँ मिल रहा है, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच मिल रहा है, यानी एक नियत आवृत्ति की सीमा के अंदर ही आपको गेन मैक्सिमम मिल रहा है। तो हेंस प्रूव्ड, इससे क्या साबित हो गया बच्चों, इससे ये साबित हुआ कि जो हमारा RC कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं, यानी ऐसे एम्पलीफायर जिनमें RC कपलिंग का यूज़ किया जाता है, उनका प्रयोग आप एक निश्चित फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कर सकते हो। यानी एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, यानी कई सारी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो बस इसीलिए जो हमारा RC कपल्ड एम्पलीफायर्स जो होते हैं, यानी ऐसे एम्पलीफायर जिनमें RC कपलिंग का हम यूज़ करते हैं, उनका सबसे बेहतर यूज़ होता है ऑडियो एम्पलीफायर में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसी तो आप जानते ही होंगे ना, श्रव्य आवृत्ति जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ऑडियो फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिनको ह्यूमन ईयर, यानी मानव के जो कान होते हैं, मनुष्य के जो कान होते हैं, उसको वो सुन सकते हैं। तो आपको पता है हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक है, यानी हम 20 हर्ट्ज से नीचे के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को भी नहीं सुन सकते और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की भी नहीं। तो ऑडियो एम्पलीफायर जो होते हैं एक निश्चित फ्रीक्वेंसी रेंज पर ही काम करते हैं, तो उनके लिए, यानी ऑडियो एम्पलीफायर के लिए RC कपलिंग बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं, ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनमें हमें निश्चित फ्रीक्वेंसी रेंज पर कार्य करना हो, उनके लिए हमारा RC कपल्ड एम्पलीफायर बेस्ट माना जाता है। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व से बच्चों हमें ये जानकारी मिलती है कि जो हमारा कपलिंग हमने यूज़ करी है, या जो भी कपल्ड एम्पलीफायर है, उसका प्रयोग आप कहाँ पर बेहतरी से कर सकते हो, यानी उसका सर्वश्रेष्ठ, उसका बेस्ट यूज़ कहाँ पर आप कर सकते हो। क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से हमें पता चलता है कि किस फ्रीक्वेंसी वैल्यू पर गेन मैक्सिमम होता है। क्लियर? आप उसके अलावा कुछ RC कपलिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो पॉइंट होते हैं ना बच्चों, ये आपको थ्योरी लिखने में बड़ी मदद करते हैं। मेरा मानना है पैराग्राफ के पैराग्राफ भरने से अच्छा है आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लर्न करें, रट्टा ना लगाएं। जैसे आपको सर्किट डायग्राम याद है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सर्किट डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें बताएंगे कि आपने क्या क्या कंपोनेंट लगाए हैं। यानी सबसे पहले आपको सर्किट का डिस्क्रिप्शन देना है। आप बताएंगे इसमें ट्रांजिस्टर लगा है, इसमें हमने वो लगाया है, कपलिंग कैपेसिटर लगाया है, RE क्या है, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे। देन आफ्टर आप उसकी वर्किंग बताएंगे। फिर आप क्या बता देंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बताएंगे और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आप एडवांटेज लिखें, जैसे मैंने पॉइंट में लिखे हैं, डिसएडवांटेज लिख दिया, एप्लीकेशन। तो क्या हुआ, आपने पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर कर लिया। अगर पूछ लिया गया ना आपसे कि RC कपलिंग क्या होती है या RC कपल्ड एम्पलीफायर को समझाइए, तो ये क्वेश्चन में आपने कुछ भी सिर से पांव तक छोड़ा ही नहीं। इसमें आपने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, सर्किट बना दिया, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बता दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया, एप्लीकेशन भी बता दिया। तो एक कंप्लीट टॉपिक तभी माना जाता है जब आपके सारे पॉइंट आप इसमें डिस्कस करते हैं। तो आप क्या करें, प्रिसाइज लिखें, थोड़ा लिखें, लेकिन काम के पॉइंट्स लिखें। क्लियर? तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। गुड फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी RC कपल्ड एम्पलीफायर जो होते हैं या RC कपलिंग टेक्निक जो होती है, इसका सबसे बड़ा जो लाभ कह लो आप, एडवांटेज कह लो, मैंने लिखा नहीं है हिंदी में, तो ऑब्वियस सी बात आप समझ ही गए होंगे RC कपलिंग के लाभ। तो गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यानी इसकी जो आवृत्ति अनुक्रिया होती है वो अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि इसका प्रयोग हम एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कर सकते हैं, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी, एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, चीप इन कॉस्ट, ये मूल्य में बहुत कम होती है। चीप इन कॉस्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें केवल क्या लगे हैं, R लगा होता है और C, इसमें केवल R और C का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, यानी इसमें कुछ हमें ज़्यादा महंगा डिवाइस या कंपोनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर? तीसरा है स्मॉल इन साइज। अब जो हमारे कैपेसिटर और हमारे रेजिस्टर होते हैं वो छोटे कंपोनेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा सर्किट में जगह नहीं घेरते, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, जिसकी वजह से जो कपलिंग सर्किट है वो हमारा बहुत बड़ा और बल्कि नहीं होता। इसे आप वैसे भी लिख सकते हैं स्मॉल इन साइज, लाइट इन वेट।
क्योंकि जब कोई साइज में छोटा होगा तो उसका वेट भी ऑब्वियसली कम ही होगा, तो क्या होगा, जो सर्किट का साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ओवरऑल देखें तो आरसी कपलिंग अपने आप में अच्छी कपलिंग है, क्योंकि ये एक आप इसको वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज पे प्रयोग कर सकते हो। दूसरा, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इसमें केवल प्रतिरोध और संधारित्र लगे होते हैं। तीसरा, ये आकार में बहुत छोटी होती है। फिर बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के, यानी इसके दोष के। अब कुछ चीज़ों के अगर लाभ होते हैं तो उसके दोष तो होते ही हैं, हम सभी के भी। हम में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बुराई भी होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सर्किट्स भी ऐसे ही होते हैं, अगर उनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उनमें बुराई भी है, यानी एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज तो होंगे होंगे। क्या क्या है? पहला है कैन नॉट प्रोवाइड इम्पिडेंस मैचिंग, इसमें इम्पिडेंस मैचिंग प्रोवाइड कराना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा, हाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट लोअर फ्रिक्वेंसी। ऐसा क्यों, इस पॉइंट को समझ लीजिए आप। देखिए XC जो होता है वो होता है 1/WC ओमेगा सी, सॉरी, XC इजिकल्स टू हो जाएगा 1/2πfc। क्लियर? तो या इसको सीधे सीधे आप यहाँ से समझ लो, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व से आप देख रहे हो लो फ्रीक्वेंसी पर इसका गेन क्या होता है, अच्छा नहीं होता। इसी तरह से अगर बात करें हाई फ्रीक्वेंसी की तो भी इसका गेन क्या होता है, अच्छा नहीं होता। यानी आप इसे लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी पे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होगा तो XC का मान क्या हो चाहिए होगा आपको, ज़्यादा, जिसके लिए आपको लार्ज वैल्यू का कैपेसिटर लगाना पड़ता है, जो कि एक काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए इसका यूज़ हम नहीं करते। और हाई फ्रिक्वेंसी पे भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे जो बीटा है यानी गेन वो कम होने लगता है, घटने लगता है, तो इसलिए भी इसको हाई फ्रिक्वेंसी पे ये यूज़ नहीं करते। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पॉइंट ये लिखना चाह रहे हैं कि आरसी कपलिंग का यूज़ कम आवृत्ति पर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा चाहिए होगी, कैपेसिटर का साइज बढ़ जाएगा, और इसका उपयोग अधिक आवृत्ति यानी उच्च आवृत्ति, ज़्यादा तो इसे नहीं लिखूंगी, उच्च आवृत्ति पे भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी इसके कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर लिखे हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में हम आरसी कपलिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इसे आप लिख लीजिए। क्योंकि ऑडियो जो एम्पलीफायर्स होते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर में हमें एक निश्चित फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करना होता है, तो इसलिए इसका बेहद ही विशेष जो इसका अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, वो है ऑडियो एम्पलीफायर में। बाकी और जो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड प्लेयर में, टेप रिकॉर्डर, रेडियो रिसीवर, टेलीविज़न रिसीवर्स, इन सब में हम यूज़ करते हैं आरसी कपलिंग का। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट है आरसी कपलिंग क्या होती है। तो आरसी कपलिंग में हमने सर्किट डायग्राम पढ़ा। आरसी कपलिंग में सिंपली हम एक कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जोड़ने के लिए, और इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है आप देख रहे हैं वो ऐसा होता है कि यहाँ पर बीच में फ्लैट होता है, यानी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी रेंज पर यानी मिड फ्रिक्वेंसी रेंज पर इसका गेन मैक्सिमम होता है। इसलिए हम आरसी कपलिंग का यूज़ ऑडियो एम्पलीफायर में, रिकॉर्ड प्लेयर्स में, रेडियो रिसीवर में, टेलीविज़न रिसीवर में, इन सब में करते हैं जहाँ हमें निश्चित फ्रिक्वेंसी रेंज पर कार्य करना हो। क्लियर? इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये था आरसी कपलिंग टेक्निक क्या होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी हमारी कपलिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। मैंने बताया इसमें जो बेहतर है, जो अच्छी मानी जाती है एक निश्चित फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए, आरसी कपलिंग इसमें बेस्ट मानी जाती है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर कपलिंग है और डायरेक्ट कपलिंग है उनके अपने अलग बेनिफिट हैं। इसके डिसएडवांटेज जो हैं उनको दूर करते हैं हमारे ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। तो अगर ट्रांसफार्मर कपलिंग की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, यानी ऐसी कपलिंग टेक्निक जिसमें ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है, वो हमारी ट्रांसफार्मर कपलिंग कहलाती है। और तीसरी टाइप जो है डायरेक्ट कपलिंग, नाम से ही पता चल रहा है इसमें भी, यानी ऐसी कपलिंग स्कीम जिसमें कोई भी कपलिंग एलिमेंट यूज नहीं होता, डायरेक्ट ही एक स्टेज को दूसरी स्टेज से हम कनेक्ट कर देते हैं, तब हम कहते हैं उसको डायरेक्ट कपलिंग। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग जो है बच्चों वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास बस यहीं पे ख़त्म होती है, जिसमें हमने पढ़ा कि आरसी कपलिंग क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज,
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व हमने इसका बनाना सीखा। तो अगली क्लास में बच्चों हम लेकर आएंगे ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की जो PDF है वो इजीली मिल जाएगी। और साथ ही साथ इसके अलावा और आप जानते हैं कि हमारा जेई क्लासेस मेरठ का एप्लीकेशन जो है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप उसे भी डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको सारी क्लासेस, सभी वीडियो क्लासेस, PDF, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारी फैसिलिटीज़ एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आप इसका मौके का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को इसके बारे में शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगली क्लास में आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।